सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो किन बात पर होगा? वेव ऑप्टिक्स, है ना, स्टोरी ऑफ लाइट। लेकिन किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके कैरेक्टर को जानना जरूरी है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर आपके सामने नज़र आ रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, थोड़ा बहुत वेव के बारे में इंफॉर्मेशन हम लेंगे, हल्की फुल्की डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और भी एक आध दो बातें देख लेंगे। फिर सारी स्टोरी आपकी वेव ऑप्टिक्स की क्लोज हो जाएगा ना। क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट आकर क्या बोल गए, क्या कहे, कैसे उन्हें डिस्कार्ड किया गया, हाइगेंस, है ना, हाइगेंस ने अपनी थ्योरी किया क्या, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी किया गया, एल्बर्ट आइंस्टीन इसमें आकर क्या अपना बोल गए, तो ड्यूल नेचर बाद में आ गए, बहुत सारी कहानी, ठीक है। पर उन कहानी को समझने के लिए इन कुछ कैरेक्टर को समझना पड़ेगा और इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात को पहले समझ लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, ठीक है। तो उस लाइट के बारे में, जैसे सन से लाइट आ रही है या बल्ब ये टेस्ट जो आप देख रहे हैं जल रहा है, इससे वाइट लाइट निकल के आती है। कौन सी लाइट आती है? वाइट लाइट। और ये वाइट लाइट जब हम प्रिज्म मेक कर रहे थे, थोड़ा सा याद कीजिए आप लोग, ये प्रिज्म है और आपने एक वाइट लाइट ऐसे डाला, तो यहाँ पर क्या होता था, अंदर अंदर ही ये सेपरेट हो जाती थी जितनी भी लाइट्स थी, और ये लाइट आपके सबसे वायलेट वाली सबसे नीचे हो जाती थी, याद है ना आपको, और रेड वाली सबसे ऊपर हो जाती थी। ये वायलेट हो गई, ये रेड हो गया, ठीक है। बिग ग्रो से इसको आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ना कैसे करते थे। वेव, है ना, सबसे ऊपर रेड, रेड के नीचे ऑरेंज लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, इंडिगो और वायलेट, ये लाइट होती थी। अब ये लाइट जो डिस्पर्सन, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते थे? डिस्पर्सन। अब ये डिस्पर्सन क्यों होता था? क्योंकि सभी लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, इसकी वजह से डिस्पर्सन होता था। क्या होता था? डिस्पर्सन होता था। अब ये 400 नैनोमीटर से कितना लगभग होता है, 700 नैनोमीटर के बीच में ही होता है, ठीक है। ये वेवलेंथ होती है, ठीक। अभी आ जाएंगे वेवलेंथ, अभी बता देंगे क्या होता है। पहले मोनोक्रोमेटिक को थोड़ा देख लेते हैं। तो कोई एक लाइट की बात करते हैं, जैसे रेड लाइट की बात करते हैं। किस लाइट के बारे में बात करते हैं? रेड लाइट के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक वेवलेंथ होता है, वो कितना वेवलेंथ होता है, एक बार थोड़ा सा देख कर बताएं आप मुझे, आप थोड़ा सा देख लिया है ना। देखिए मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, आप इधर देख सकते हैं। वायलेट का जो है वेवलेंथ कितना है, 380 से 450 नैनोमीटर है। ग्रीन का 500 से इतना, रेड का 620 से 780 नैनोमीटर। मतलब सभी जो लाइट्स हैं जो अलग अलग कलर में दिख रही हैं आपको, यहाँ से स्प्लिट हो गई है ना, ये बट गई हैं, टूट गई हैं। तो ये जो टूटी हैं, क्यों टूटी हैं, सबका वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। तो किसी डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड भी अलग हो जाती है, अलग अलग बैंड हो जाती है, जिससे वो अलग दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। अब ये एक जो मैं आपको लेज़र लाइट में देखिए, पहले दिखा देता हूँ। ये हमारे हाथ में लेज़र लाइट है ना, ये है ना लेज़र लाइट, स्क्रीन पर थोड़ी दिखाई देगा। तो ये जैसे लेज़र लाइट में जला रहा हूँ यहाँ पर, तो ये रेड है, तो रेड ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हम बोल सकते हैं इसको, लगभग होता है, कोई तरह से नहीं मानते, लेकिन मान के चलते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। 620 से कितना, 780 नैनोमीटर, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहले वेव की हल्की फुल्की बातें बताऊंगा, 2 से 3 बातें जो हमारे काम से रिलेटेड है, उसके बाद आ जाते हैं अपने पोलराइजेशन और उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए उसको बता रहा हूँ। देखिए हल्का फुल्का वेव के बारे में देख लेते हैं। वेव जो है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ठीक है। तो जिस वेव को मीडियम का नीड होता है ट्रेवल करने के लिए, जाने के लिए, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और जिसको नीड नहीं होता उसको नॉन मैकेनिकल। जैसे हम बोल रहे हैं ना मेरी आवाज़, तो वॉइस जो है एक मीडियम चाहिए, एयर जो जा रहा है लेकर वॉइस को। नॉन मैकेनिकल जैसे लाइट है, कोई मीडियम का नीड नहीं होता है, और लाइट जो होती है वो कैसी वेव होती है, कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये होता है लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पर बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ी सी एक बात को आप समझ लेते हैं, अभी करेंगे चीज़ों को। ये वेव का हमने एक बना लिया, ठीक है। कुछ बातों को यहाँ समझाना था, पुरानी बातों को याद दिला देता हूँ आपको। ऐसा
ऊपर का जो दो पोर्शन आप देख रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन को कुछ नाम हम जानते थे, क्या जानते हैं बताना? क्रेस्ट है ना, रेस्ट, ऊपर चला गया रेस्ट में हो गया आदमी, है ना। नीचे जो है, नीचे जब रहता है तो क्या इसका नाम होता है? रफ कि ट्रफ? नीचे अगर आदमी है तो रफ जैसा है ना, कोई भी यूज करके फेंक देता है, ठीक है, तो ट्रफ है बेसिकली। टब भी होना पड़ेगा जब नीचे हैं तो आप, और ऊपर चले गए तो रेस्ट में आ गए, क्रेस्ट इसको बोलते हैं। तो दो ये जो क्रेस्ट आपसे क्रेस्ट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इतनी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? लंबाई है ना, ये लेंथ है ये, इसको क्या नाम है इसका? वेव लेंथ। वहां पर वेव लेंथ के बारे में बात आ रही थी, ध्यान से समझा रहा है? किसके बारे में बात आ रही थी? वेव लेंथ। तो ये देखिए वेव लेंथ, इसका ये मैक्सिमम हाइट क्या कहलाता है बताएं आप लोग, जल्दी बता दें। एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें और भी कुछ बातें, जैसे ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ये बेसिकली पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा तो 2 पाई है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 पाई कंप्लीट साइकिल, या यहाँ से यहाँ तक ये हाफ साइकिल तो पाई होता है क्या? ये हाफ साइकिल, फिर फुल साइकिल, ये हाफ प्लस होता है, या हाफ माइनस, मतलब इधर गया हाफ साइकिल, फिर इधर आया हाफ साइकिल, तो पूरी साइकिल 2 पाई। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ये तो ना वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगल में, तो इसी हमको क्या बोलते हैं? 2 पाई एफ। यही हो गया आपका 2 पाई एफ। तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी आपने जस्ट देख लिया। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि फिर इसका वेवलेंथ नैनोमीटर है। नैनो का मतलब बहुत छोटा, नैनो का मीटर होता है कितना? नैनो मीन्स -9 मीटर। सोचो कितना कम है ये। अच्छा मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा आपसे कि साउंड का वेवलेंथ कितना होता है? फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक आप सुन लेते हैं, लेकिन उसका वेवलेंथ होता कितना है साउंड का? लाइट से कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। ऐसा माना जाता है, कहीं बुक में 10 मिलता है, कहीं 7 मिलता है ना, मीटर, ठीक है। कितना मिलता है? 10 मीटर, 7 मीटर ऐसे मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है उसके बारे में। तो ये लगभग इतना होता है, ठीक है। लगभग हम मान के चलते हैं कि 10 मीटर तक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड भी करता है, ठीक। तो एक मोटा मोटा हम आइडिया लेके चलेंगे कि 10 मीटर है। क्या किलोमीटर में जा सकता है क्या वेवलेंथ? किसका? साउंड का। अब देखो साउंड और लाइट में क्या फ़र्क है, क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ और मैंने अपने मुंह पर ऐसे लगा दिया हाथ, तो क्या मेरा वॉइस आपके पास जाएगा? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि वो इसको क्या कर जाता है? पार कर जाता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ लाइट की। ये लाइट है, मैंने इसको जलाया, आपके पास जा रहा है, देखिए इनके सिर पर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना। पर अगर जैसे ही मैंने हाथ लगा दिया, अब जा रहा है क्या? ना, अब नहीं जा रहा है। तो लाइट तो रोक दिया हमने, लेकिन साउंड को नहीं रोक पाए। ऐसा ही अभी तक तो यही समझ में आ रहा है ना आपको। लेकिन कुछ और केस देखेंगे कि इसका वेवलेंथ काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए रोकना मुश्किल है। किसको? साउंड को, है ना, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है, इसलिए आसानी से हम इजली क्या कर रहे हैं? रोक दे रहे हैं। इसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं ना इसको। अब कुछ इन्फॉर्मेशन को और हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने पास, फिर हम पूरी स्टोरी को करेंगे 1 बाय 1 स्टेप में। कौन सी इन्फॉर्मेशन? अभी हमने देख लिया, क्या देखा? डिस्पर्सन देखा, लाइट जो है स्प्लिट हो रही, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन को पहले समझ लेते हैं। डिफ्रैक्शन में या इंटरफेरेंस में वैसे कोहेरेंट सोर्स के बारे में बोला जाता है। किसके बारे में बोला जाता है? कोहेरेंट सोर्स। पर मेरे पास कोहेरेंट सोर्स में सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज है ना, ये सारी बातें की जाती है। मेरे पास तो नहीं है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए।
मेरे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट लगभग उसी का होता है, मतलब इसकी भी फ्रीक्वेंसी और वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम फेज होता है ना, सेम वेवलेंथ होता है। किसकी? लेज़र लाइट हमारे जो हाथ में है, कोहेरेंट सोर्स की तरह हम इसको काम ले लेंगे, ठीक है। तो किसी कोहेरेंट सोर्स या मान लो कि ये जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, मतलब इसको रोकने वाला, ठीक है। तो पीछे न्यूटन्स वगैरह जो भी है वो मतलब शैडो बनेगा ना, इसका परछाई बनती है ना, लाइट इधर से आती है उसको ब्लॉक, तो उसका जैसे हमने ये पूरा रोक दिया तो ये परछाई तो बनना है। आप देख भी सकते हैं ये हाथ का है ना, लाइट जितना हम रोक रहे उतनी परछाई। अब देखो 3 लाइट है तो 3 परछाई बन रही, इधर से भी लाइट, इधर से भी लाइट। और एक चीज़ और भी चेक की होगी, घर में जैसे एक बल्ब जला हुआ तो कम रोशनी है, 2 बल्ब जला दिए ज़्यादा रोशनी, इंटेंसिटी बढ़ जाती है लाइट की, देखें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आइए आप पास आइए, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। पहले सबसे पहले हम प्रैक्टिकल कौन सा करेंगे? हम प्रैक्टिकल करेंगे अपना डिफ्रैक्शन का। किसका करेंगे? अच्छा, डिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल और इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल लगभग एक ही है। वो क्या होता है, कैसे होता है, जस्ट 1 मिनट आपको मैं समझा भी देता हूँ, बस देख लीजिए, फिर आपको सारी बातें क्लियर होने लग जाएंगी धीरे धीरे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई स्लिट है जिसमें 2 होल हैं, ठीक है। ये कैसे बना सकते हैं? बहुत पतला चाहिए आपको, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ तो बहुत ही कम है ना। अभी देखे थे कितना था रेड वाले का, मैंने रफ कर दिया, कितना था? 620 से 780 था, कितना कम है। तो ये बहुत ही छोटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मतलब घर पर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ब्लेड ले लें, है ना, जिससे दाढ़ी बनाई जाती है, एक और ले लें। दोनों के बीच का कम गैप दिख रहा है, ऐसा सटा के रख रहे हैं दोनों ब्लेड को। बीच में एक तार ले लें बहुत पतला सा, इसको भी ऐसे चिपका के रख दें। कितनी स्लिट? एक स्लिट ये, एक स्लिट ये। अब आप लाइट को इसमें से पार करेंगे तो लाइट जो बनेगी, जो आएगा वो कैसा आएगा? कुछ ऐसा नहीं आएगा। अभी प्रैक्टिकल करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका क्या मतलब दिख रहा है? एक जगह लाइट ज़्यादा है, फिर बिल्कुल डार्क की तरह, मतलब बहुत कम लाइट, इंटेंसिटी बहुत कम है। फिर यहाँ इंटेंसिटी हाई हो गई लाइट की, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसी तरह का केस हमको मिलता है डिफ्रैक्शन में। ये किसके थ्रू मिल रहा है? ऐसा ये जो हम स्प्लिट बना रखे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? इंटरफेरेंस, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ किसके बारे में बताओ? डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन में क्या है कि एक ऑब्स्टिकल, मतलब ऐसा कोई एक रोकने वाला रोक दिया, तो ये इतना छोटा है, मतलब जस्ट इसके ऊपर से आपने पार करा दिया लाइट को, तो रोका बहुत कम रोका, तो ये लाइट क्या करेगी? लाइट फिर से ऐसे ही रूप ले लेगी, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट हो गई, फिर कम होगी, फिर ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा तो नेचर होना नहीं चाहिए था। आप लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ में जाती है, शैडो फिर ऐसा कैसे बन सकता है ना। तो वो अभी क्या बनेगा, कैसा वो करेगा, पहले प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक। आइए जी, वो बाल ले लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊं। बाल क्या आपको दिख रहा है? तो देखिए डिफ्रैक्शन, ये बाल है, ठीक है। आप लोग हो सकता है अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी दिखाई देगा। देखिए मैं कुछ कर रहा हूँ, पहले देखिए लाइट जला रहा हूँ, अब ये सिंपल सा लाइट दिख रहा है। अब मैं इसको धीरे धीरे कहाँ लेकर आ रहा हूँ? आप ना हिलाएं, थोड़ा सा इसको सीधा रखें, स्ट्रेट रखें। ये हमें फिक्स करके करना चाहिए था। वो देखिए कैसा बन रहा है पैटर्न, देख रहे हैं आप लोग कैसा बन रहा है पैटर्न। जैसा बोला था बीच में इंटेंसिटी हाई है, ये दोनों लोग हम लोग धीरे धीरे हिला ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो पैटर्न बार बार बिगड़ते जा रहे, देख रहे हैं। बीच में हाई है लेकिन इधर उधर जा रहा है, वो सही से पकड़ के रखें तो एक बार साफ फ्रेश दिखा लिया जाए। दिख रहा है क्या? चलिए अभी दिख रहा है? अरे सीधा रखिए आप, दिख रहा है आपको? देखिए एक बार आप भी देख लीजिए, इधर बोर्ड पर देखिए, दिख रहा है ना।
दिखाई दिया कि बीच में क्या हो रहा है, बीच में हाई इंटेंसिटी हो जा रही है, लेकिन साइड में अब बीच में आप देखे थे ख़त्म भी था, ऐसा दिख रहा है ना, उसी को बोला डिफ्रैक्शन। और वही डिफ्रैक्शन जो है आपको उसमें भी इंटरफेरेंस में वैसा ही पैटर्न बनता है लगभग, ठीक है। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में ऐसा पैटर्न फिर क्यों बना? लाइट तो स्ट्रेट पाथ में जा रही है, ब्लॉक कर देने के बाद पूरा शैडो आना चाहिए था ना, लेकिन वो शैडो बीच में आया ही नहीं है। कमाल की बात है कि बीच में शैडो आया नहीं, बल्कि बीच में ज़्यादा लाइट दिखी और साइड में फिर धीरे धीरे कम होते गया। ऐसा ही दिख रहा है ना आपको, तो फिर ये क्या है, फिर तो प्रॉब्लम है। अभी उसको सारी बातों को हम करेंगे, है ना। अब एक पोलराइजेशन का केस देखते हैं। किसका केस देखेंगे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसे कहते हैं? आप धूपी चश्मे देखा, धूपी चश्मा, धूपी चश्मा क्यों पहना जाता है? धूप को कम, है ना, मतलब उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है लाइट की, तो कोई एक पोर्शन कट कर देता है, तो अब कम पोर्शन आपको दिखाई देता, तो आपकी आंखों पर रिलैक्स फील होता है ना। तो गर्मी के मौसम में काफ़ी जब धूप लगता है तो आपको आंख में चमकता है ना। तो वो पोलराइजेशन मतलब इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये मेरे पास है ना मिरर है, और लाइट को हम ऐसा यहाँ से करेंगे कि कुछ इस पर बने, ये बनना है ऐसा, देखिए बनना है। ये इंटेंसिटी कम दिख रही है कि ज़्यादा दिख रही है? अभी मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसको धीरे धीरे घुमा रहा हूँ गोल गोल। क्या इंटेंसिटी में कोई चेंजिंग समझ में आ रहा है आपको? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? इसके लाइट में कुछ कम अधिक समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं अब पीछे कर रहा हूँ, क्या कुछ कम हो रहा है क्या? कम हो गया ना। अब फिर से क्या हो रहा है, ये मैं घुमा रहा हूँ धीरे धीरे, फिर से क्या हो रहा है, ये एक पोर्शन पर, एक जगह पर ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है ना। ये देखिए और ये पैटर्न इसमें भी बनना शुरू हो जा रहा है, ऑब्स्टिकल कहीं जा रहा है, तो देख रहे हैं ये क्या। तो एक जगह पर आप देख सकते हैं कि एक जगह लाइट है ना ज़्यादा दिख रहा है, एक जगह कम दिख रहा है। ऐसा कुछ देखिए, ये देखिए कम है क्या? पोलराइज्ड कर देते हैं, मतलब एक साइड जो है लाइट को कट कर दिया जाता है और एक साइड लाइट दिखाई देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है, ठीक है। तो हमने पोलराइजेशन कर दिया, लाइट का कटिंग कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ये प्रैक्टिकल के तौर पर इसको समझना था आपको, ठीक है। एक चीज़ और भी देख सकते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग प्यारी सी स्टोरी वेव ऑप्टिक्स की स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो पीछे हमने सारी बातें कर ली उससे अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा, ठीक। ये बोर्ड पर देख रहे हैं, A to Z सारा डिस्कस हम करेंगे अभी। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट, है ना। तो दो तरह से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब ध्यान से समझना बात को। एक्चुअली लड़ाई हो गई, किसी ने कहा, किसी ने क्या, न्यूटन ने कहा, है ना, कि जो लाइट है उसका नेचर पार्टिकल नेचर है, ठीक है। जो लाइट सोर्स जैसे सन है वहाँ से पार्टिकल्स में निकल रही है लाइट, किसके पास जैसे बॉल होता है ना छोटा सा पार्टिकल, वैसे निकल रहा है, ठीक है। ये बोले हैं, कौन बोला था? न्यूटन। और जो न्यूटन ने कहा उसने एक थ्योरी दे दिया, मतलब न्यूटन ने जो कहा उसको एक थ्योरी का नाम दिया। ऑप्टिक्स एक बुक इनकी आई थी, ठीक है, और शायद 60-70 के दशक, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस थ्योरी का नाम क्या था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। क्या नाम था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी में उन्होंने ये बात बोली कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। अब उन्होंने 2-4-10 बातें बताई, समझाई, ठीक है। उन्होंने पहली बात ये एक चीज़ और भी बोली कि लाइट पार्टिकल नेचर है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक।
ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि स्मॉल डिस्टेंस में, जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे थ्रो करते फेंकते हैं ना, तो क्या, जैसे हम किसी को गोली मार रहे हैं तो हम अगर यहाँ पर शूट कर रहे हैं तो यहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा सा नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है ग्रेविटेशनल पुल करेगी, खींचेगी कि नहीं खींचेगी? बुलेट से मारेंगे तो खींचेगी ना, उसको नीचे खींचेगी। तो ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स तो है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम काम करेगा या ना के बराबर काम करेगा, इसलिए लगभग ये कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। हम जितनी एनालिसिस करेंगे वो सब स्ट्रेट में ही करेंगे। ठीक, किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आइजैक न्यूटन ने ये बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को इग्नोर करेंगे स्मॉल डिस्टेंस के लिए, और हम बोलेंगे चलिए स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। और वो कैसे पता चल रहा है? अगर हम कोई चीज़ ऑब्स्टिकल लगा देते हैं तो उसका शैडो पीछे बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे 2-4 बातें उन्होंने समझा दी। अब रिफ्लेक्शन को भी उन्होंने समझा दिया कि इलास्टिक कोलिजन में कैसे क्या होता है। जैसे कोई बॉल है, हमने वैसे थ्रो किया, वापस पर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता। अगर मैं इस पर कर रहा हूँ बोर्ड पर तो यहाँ जाएगा, फिर ऐसे इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो किसको समझा पाए? रिफ्लेक्शन को। इलास्टिक कोलिजन से उन्होंने बेखूबी, इलास्टिक कोलिजन पता है ना क्या होता है? क्लास 11 में पढ़े थे, याद है ना क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में मतलब चीज़ें रीगेन कर लेते ना, वापस पा जाती है। जैसे स्प्रिंग है, उसको आप स्ट्रेच करके छोड़ दिए फिर वापस आ गया है ना। तो कुछ आपको बातें याद आ रही, चलिए कोई बात नहीं। रिफ्लेक्शन आपको याद आ गया। अब देखिए, अब यहां पर उन्होंने सब कुछ तो ठीक ही ठाक, चलो ठीक है हम मान भी ले उनकी कुछ बातों को, लेकिन एक उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, बड़ा खतरनाक ही गलत बोल गए। और उन्होंने ये बोल गए, अब वो बोलने का उनका तरीका भी, समझाने का तरीका ये रहा कि लाइट एयर से जब वाटर में जाती है, ध्यान से समझना, लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से वाटर में। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी किसकी हाई होती है? सबको पता है वाटर की होती है, एयर की क्या होती है? कम होती है। तो जैसे ही वो वाटर के अंदर जाती है लाइट, कौन जाता है? लाइट, तो डेंसिटी हाई है, तो रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा लगा देता है। कौन लगा देता है? वाटर। कौन लगा देता है? वाटर। वो अपनी तरफ खींच देता है उसको। ठीक है ना, एयर का तो कम था, लेकिन वाटर में जैसे एंट्री किया, अब खींचा ना अपनी तरफ, बेंड हो जाता है ना, वो तो रेयर से डेंसर में जाता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ज़्यादा उसकी हाई डेंसिटी है तो रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वो बेंड कर देगा, अपनी तरफ खींच देगा। लेकिन एक बार जब वो पानी में पहुंच जाएगा तो अब सबका रिजल्टेंट इक्वल हो गया, तो पानी में सीधे ही चलेगी। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि वो अपनी तरफ बेंड कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, मतलब वर्क हो गया उसके ऊपर। क्या हो गया? वर्क। जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करेंगे, जब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। पहले से कोई बॉडी ऐसे चल रही थी, हमने ऐसे कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तब वो ये बोले कि जो लाइट की स्पीड होती है वाटर में ज़्यादा होती है। क्या बोले? लाइट की स्पीड जो है हाई होती है। कहाँ हाई होती है? वाटर में। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इज हाई इन पानी। समझे? मैंने बोल गया कि पानी में, वाटर में इसकी स्पीड हाई होती है, ये बोले ना, ये बोले, लेकिन ये गलत बोले, है ना। वो कैसे? लेकिन आपको जो बातों को कर दिया, आपको नहीं लग रहा है हाँ यार, तो आपको भी सोच में पड़ ही गए होंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ फोर्स, हाँ कि ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली न्यूटन बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, इसका समर्थन ज़्यादा लोग थे। उसी जब न्यूटन दिया था उससे 2-4 आगे पीछे जो है हाइगेंस ने भी अपनी थ्योरी दिया। हाइगेंस ने कहा कि भैया जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर नहीं है। लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर है। लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर है। और हाइगेंस पूरी तरह से अभी सही नहीं थे, एक्चुअली हाइगेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम थी उस समय, लेकिन न्यूटन ज़्यादा फेमस आदमी थे तो इनको ज़्यादा लोग फॉलो किया ना, फॉलोअर इनके ज़्यादा थे। तो लगभग 160-170 साल के बाद इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी को। अभी तक लोग इसको सही से ही बोलते रहे। ठीक है, अब क्या हुई स्टोरी, आगे कहानी अब सुनिए। ठीक है, तो हाइगेंस ने अपनी एक थ्योरी दी है जिसका नाम क्या था?
वेव थ्योरी। उन्होंने समझाया कि जो लाइट है वो वेव है, लेकिन उनको किसी भी वेव में एक चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक वेव में कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो टाइम और पोजीशन के साथ में चेंज होती है। क्या बोला मैंने? टाइम और पोजीशन के साथ में क्या होती है? चेंज होती है। जैसे मान ली कि आपने दरवाजे में एक रस्सी बांध दिया और एक रस्सी इधर से ले लिए और आपने रस्सी को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? तो रस्सी का ये आप पोर्शन देख सकते हैं ना, जैसे ये मान लो कि आपने टाई कर दिया इधर, अब रस्सी का जहाँ आप हाथ पकड़े हैं तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर कुछ टाइम बाद आप देख रहे हैं कि अब ये वाला पोर्शन उठेगा, फिर ये वाला पोर्शन। आपकी एनर्जी पहुँच तो रही है, लेकिन आपके हाथ में जो पार्टिकल वो थोड़ी जा रहा है, वहाँ का पार्टिकल नहीं जा रहा है, एनर्जी तो पहुँच गई जहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ एनर्जी पहुँच गई, फिर पार्टिकल नहीं पहुँचा। तो अब यहाँ पर कुछ तो चेंज हो रहा था, टाइम और पोजीशन के रिस्पेक्ट में यहाँ के पार्टिकल चेंज हो रहे थे ना, पार्टिकल चेंज हो रहे थे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी तो एक वेव है ना, मैकेनिकल वेव है। तो टाइम और पोजीशन के रिस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है? प्रेशर ही तो कम ज़्यादा करके पहुँचता है ना, प्रेशर का डिफरेंस ही तो हमारे कानों तक पहुँचा देता है। तो इन्होंने बोला कि जब भाई बात ये फिक्स हो गई, इन्होंने बोला कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। कैसा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। तो हर वेव को ट्रेवल करने के लिए, मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, बिना मीडियम का कोई चीज़ ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है? तो अब स्टोरी अब फिर से फंस गई। तब इन्होंने ऐसा मान लिया कि सन से लाइट आ रही है, तो मान लिया कि चलो पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में ईथर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ईथर। अजम्पशन था, ठीक है? हाँ, तो अब इनकी थ्योरी में भर लिया गया, चलो ईथर भर दिया गया पूरे ब्रह्मांड में, ठीक, वो मीडियम की तरह काम करेगा, लॉन्गिट्यूडल वेव है, मैकेनिकल वेव है। कौन बता दिया? हाइगेंस ने बताया। अच्छा, इनकी थ्योरी का जो थ्योरी उन्होंने दे दिया, एक्सपेरिमेंट किया। किसने एक्सपेरिमेंट किया था? थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया इंटरफेरेंस का। किसका एक्सपेरिमेंट किया? इंटरफेरेंस किया, है ना। जैसे आपको पता है, दो ब्लेड लगाइए, उसके बीच में एक बाल या कुछ वैसा पतला लगाइए, ठीक है, और लाइट जलाइए, और जैसा पैटर्न मिलेगा, बीच में इंटेंसिटी हाई, फिर कम हो जाएगी, डार्क हो जाएगा, फिर हाई थोड़ी सी, फिर डार्क, फिर हाई, है ना, ऐसा पैटर्न मिलेगा। इंटेंसिटी इंटरफेरेंस, कौन सा फिनोमेना? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जब हो गया, तब इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, न्यूटन्स को, है ना, क्योंकि ये तो वेव नेचर दिखाने लग गया, वे भी तो ऐसा लाइट बनाता है ना, ये तो वेव नेचर आ गया। तो फिर सब लोग परेशान हो गए, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो वेव नेचर आ गया, ठीक। अब एक साइंटिस्ट और थे जिसका नाम था फ्रेस्नेल, इन्होंने डिफ्रैक्शन भी कर दिया। अभी इंटरफेरेंस तो आया था, डिफ्रैक्शन अभी ना, कोई एक बीच में जैसे हम बाल लगाए थे तो ऑब्स्टिकल था ना ये, लेकिन पैटर्न वैसे ही बना रहा था। तो ये दो साइंटिस्टों ने इसको एक्सपेरिमेंट करके सही साबित कर दिया। किसको? वेव थ्योरी को, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आगे, फोकलॉट इनका नाम है ना, शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत जा रहा है, आप लोग सही कर लेना। स्पीड ऑफ लाइट को जो बताया था न्यूटन ने कि जब हाई डेंसिटी जहां होती है, मतलब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अधिक है, इन्होंने कहा नाजी मेजरमेंट किया स्पीड ऑफ लाइट का और कहा गलत कह रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। तो ये चीज़ें इनको बताया गया, ठीक है, समझाया गया, ऐसी बात है। मतलब इनको जब ये फोकलेट ने पूरा बता दिया कि भैया ये जो स्पीड ऑफ लाइट का बकवास आप कर रहे हैं ना, कौन सा बकवास, कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है पानी में ज़्यादा होती है, हाई होती है, गलत बात है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, ठीक। अब इसका समर्थन बढ़ गया हाइगेंस का, ठीक है, 170 साल बाद मरने के बाद इसको लोग याद किए, ठीक। अच्छा, अभी ये सब बातें चल रही थी कि कूद कर आ गया मैक्सवेल, और इन्होंने ये कहा कि भाई साहब ये जो लॉन्गिट्यूडल वेव की आप ईथर वाली जो बातें कर रहे हैं, मीडियम वगैरह, ये बिल्कुल गलत बात है। मैक्सवेल ने एक थ्योरी निकाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि जो वेव है वो मैकेनिकल वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें कोई भी ईथर का, मीडियम का हमको जरूरत ही नहीं है, बिना मीडियम के लाइट ट्रेवल कर रही है एक जगह से
दूसरी जगह, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अच्छा ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसको एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज ने, ठीक है ना, आप लिखे होंगे हर्ट्ज, पढ़ते थे ना, किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा, तो ये चीज़ अभी मैक्सवेल ने बताया, सॉरी हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि हाँ जी देखो ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। अब कुछ दिनों तक ये चले हाइगेंस, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया लेनार्ड, है ना, जर्मनी का साइंटिस्ट था ये। तो ये लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। मतलब क्या, इसने ये किया, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए एक मिनट। इसने ये दिखाया, प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गई है कि एक कोई मेटल है, ठीक है, मेटल है ना, इसके ऊपर जो है सनलाइट या कोई भी एनर्जी जब आप डाल रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अगर ये वेव होता तो बाहर निकाल ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं निकाल सकता, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा विचार करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं निकाल सकता, लेकिन पहले आप लोग सोचना क्यों नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ फोटॉन ही निकाल सकता है। तो फिर से प्रॉब्लम आ गया, ये तो पार्टिकल नेचर दिख रहा है। कौन एक्सपेरिमेंट कर दिया, लेनार्ड ने। अब ये दिखा दिया कि ये तो पार्टिकल नेचर है भैया, फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो एक साइंटिस्ट जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है ना, बाल सब झड़े हुए हैं उसके, मर गया बेचारा, एल्बर्ट आइंस्टीन, उसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी है ना दिया, E=h/μ, जिसने ये बताया कि जो लाइट होती है उसके पास पार्टिकल्स होते हैं और पैकेट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसको फोटॉन बोला। क्या बोला, उसमें एनर्जी होती है ना, पैकेट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब फोटॉन वो बोल रहा है। लगभग फिर से किसके बारे में बात करने लगे, वो न्यूटन को लगभग सही बोल रहा है, ठीक है। पर ये वाले पार्टिकल्स अलग थे, ये अलग बोले थे, वो कुछ अलग बोला था, लेकिन चलो मान तो वही रहा ना कि पार्टिकल है। तब ये जब सब कुछ मिलाकर ये जोड़कर बोला गया, क्योंकि पार्टिकल्स अगर होता तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में फेल हो जाता, पार्टिकल अगर नेचर है तो, और अगर वेव नेचर है तो फोटो इलेक्ट्रिक में फेल है। तो ऐसा माना गया कि खास केस में ये खास अपना नेचर एक्टिव कर लेती है, मतलब वेव नेचर कहीं ज़्यादा दिखने लग जाता है, कहीं पार्टिकल नेचर ज़्यादा दिखने लग जाता है। तो लाइट ओवरऑल ये माना गया कि लाइट का ड्यूल नेचर है, दोनों नेचर है, पार्टिकल्स भी है और वेव नेचर है, जो आगे की हम स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ लाइट के बारे में नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी पार्टिकल्स के बारे में बोला गया कि इनके भी नेचर क्या है, ड्यूल नेचर के, इसके पास भी पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कहानी कैसे लगी। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।